ये सरकार ना नौजवानों का एक तरीके से अपमान कर रही है, और अगर जागरूक नौजवान हो ना तो केवल इस एक बयान पे सड़क पे उतर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ना एक तरफ तो समस्याएं हैं और दूसरी तरफ जाति धर्म और खेसारी लाल हनी सिंह है। आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं है। अगर अंग्रेज चले जाएं और यहीं के लोग शासन सत्ता में बैठ करके और लोगों पर का लूट और शोषण करते रहेंगे तो ऐसी आज़ादी को हम आज़ादी नहीं मानते, क्योंकि शिक्षा भी आज बाजार में बिकने वाली एक माल बना दी गई है। जैसे बाकी सामान आप खरीदने जाते हैं तो अपने जेब के हिसाब से आप कपड़े लत्ते सामान खरीदते हैं, उसी तरह मार्केट में शिक्षा बिक रही है। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जिस जगह पे फांसी हुई उस जेल गोरखपुर में हम लोग हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे फांसी हुई है। काकोरी कांड बहुत फेमस है जिसके बारे में आप जानते होंगे। उसी से संबंधित एक दिशा छात्र संगठन है हमारे बीच में, उसके संयोजक अंजलि जी हैं। ये लोग कुछ तख्तियाँ लिए हुए हैं, इससे संबंधित हम जानेंगे कि इनकी तख्तियों पे जो लिखा है ये नारा इन्होंने क्यों रखा है और ये इसके नारा रखने के पीछे का कारण क्या है। तो आपने एक नारा इसमें दिया हुआ है, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। नारे को रख के क्या चाह रही हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, लोग जब हम शिक्षा की बात करते हैं और आज है क्रांतिकारी के शहादत दिवस, तो कहेंगे कि क्रांतिकारी की शहादत दिवस पे शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ना कि क्रांतिकारी को हम याद कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि केवल वो फांसी पे चढ़ गए थे। बेशक हम उनको फांसी पे इतनी छोटी सी उम्र में शहीद हो गए तो हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव है जिसके वजह से हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो आज के वक्त में भी उनके विचारों की उतनी ही प्रासंगिकता है जितना कि अंग्रेज़ों के दौर में था। इन लोग का जो संगठन था उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका जब पहली बार घोषणा पत्र आया था 1924 में तो उस पर्चे का नाम था द रिवोल्यूशनरी। तो ये एक दिन 1 जनवरी 1925 को पूरे देश भर में वो पर्चा बांटा गया था, और वो पर्चे वाला भी हमारे पास है, उसका फोटोकॉपी जो हम लोग एक बैनर पे निकाले भी हैं, जिसमें सबसे ऊपर वो लोग इस बात को लिख रहे हैं कि ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, समान अवसर समान न्याय। मतलब वो शुरू से लेकर इस बात को लेकर के चल रहे थे कि आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं है। अगर अंग्रेज चले जाएं और यहीं के लोग शासन सत्ता में बैठ करके और लोगों पर का लूट और शोषण करते रहेंगे तो ऐसी आज़ादी को हम आज़ादी नहीं मानते हैं। और शुरू से ही शिक्षा की समानता, न्याय की समानता की ये लोग बात कर रहे थे। और आज जब हम एक 75 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका है आज़ादी का, और हम जिस समाज में जी रहे हैं, जब हम शिक्षा को देखते हैं तो हालत ये है कि एक गरीब व्यक्ति चाहे कि हम वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना सके तो नहीं बना सकता है। मध्य वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा है जो आज डॉक्टर तो नहीं बना सकता है, क्योंकि शिक्षा भी आज बाजार में बिकने वाली एक माल बना दी गई है। जैसे बाकी सामान आप खरीदने जाते हैं तो अपने जेब के हिसाब से आप कपड़े लत्ते सामान खरीदते हैं, उसी तरह मार्केट में शिक्षा बिक रही है। आप 200 रुपये महीने खर्च कर सकते हैं तो वैसे स्कूल में भेजिए, और लाख 1.5 लाख खर्च करने की क्षमता है तो वैसे स्कूल भी खुले हुए हैं। यानी कि आर्थिक तौर पे आप जितने मजबूत और सशक्त हैं आप उतने बेहतर स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा जैसी चीज़ एक समान और निःशुल्क होनी चाहिए और पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर मुनाफे की चीज़ बना देंगे तो वही खरीद पाएगा जिसके जेब में मोटी रकम होगी। आपका एक और तख्ती हमें दिख रही है जिसमें सांप्रदायिक फांसीवाद मुर्दाबाद लिखा गया है। ये सांप्रदायिक फांसीवाद क्या है, आप लोग इसको क्या बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में आपको भी पता है कि अंग्रेज जान गए थे कि 33 करोड़ लोगों को केवल हथियारों से चुप नहीं कराया जा सकता है, तो वो यहाँ के समाज का अध्ययन किए और फूट डालो राज करो की नीति पर लोगों को ही बांटना शुरू कर दिए। उस समय में अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे दोस्त थे। लोगों को जानकारी नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, नुक्कड़ नाटक करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, और अपने ज़िंदगी में ये लोग कभी इस चीज़ को नहीं माने, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। तो उस समय तो अंग्रेज थे, फूट डालो राज करो के नीति पे पूरे देश में आग लगा रहे थे। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन जाति धर्म के नाम पे दंगे फसाद तो होते ही रहते हैं। तो हम मानते हैं कि सांप्रदायिकता का विरोध होना चाहिए, और ये हमारी क्रांतिकारियों की विरासत है। वो अपने वक्त में इस चीज़ का विरोध किया, आज हमारा वक्त है, हम इसको गलत मानते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हम लोग सांप्रदायिक फांसीवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी उनको लगने वाली थी तो उन्होंने एक वसीयत लिखा था कि हम देशवासियों से ये बात कहेंगे कि अगर आपको हमारे मरने से ज़रा भी तकलीफ है तो आप लोग आपस में लड़ने के बजाय अंग्रेज़ों से लड़िए। आपस में लड़ेंगे तो कभी आज़ादी नहीं आएगी। तो ये उनका वसीयत था। तो जो भी आपका ये कार्यक्रम है, जितने लोग आपके टीम के शामिल हैं उन लोगों से भी थोड़ा जानते हैं। जैसे शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार,
तो शिक्षा और रोजगार जन्म सिद्ध अधिकार, ये आपको कैसे पता चला? ये तो ऐसे जनरली अभी तो लोग एजुकेट भी हो रहे हैं, उससे भी जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग ये जान चुके हैं कि बिना शिक्षा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जितना उतना ही दहाड़ेगा। मेरा नाम तन्वी है। मैं अगर मुझे जो भी लोग इस न्यूज़ में देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो या फिर मतलब कोई भी हो, उन सभी से मेरा निवेदन है कि सिर्फ उन 2 लाइनों में ना पढ़ाया जाए इन लोगों को। काकोरी कांड हुआ, शहीद जो भी शहीद हैं हमारे, उन लोगों को सिर्फ 2 लाइनों में ना पढ़ाया जाए, बल्कि उनके जीवन का एक जीवंत वर्णन बच्चों को पढ़ाया जाए, दिखाया जाए और बताया जाए कि वो क्या क्या वजह थी और क्या क्या उन्होंने किया है, ताकि लोगों का एक जो नज़रिया होता है वो चेंज हो। वो सिर्फ ये ना हो कि उन्होंने बंदूक उठाया और लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने लोगों का एक विश्वास था और एक जुनून था अपने देश को आज़ाद कराने का, और उस आज़ादी को आज भी लोग समझे, उसकी कीमत को जाने। वो शहीदों के शहादत के इस अवसर पे उन्हें काफ़ी अच्छे से बताया जाए और समझाया जाए। थैंक यू। इसमें आपने एक चीज़ बताया, जो रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन संविधान में तो इसको अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। आपको रोजगार की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको अधिकार तो दिया नहीं है कि रोजगार आपको मिलने का अधिकार है। ये कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? हमारे संविधान में ये तो नहीं लिखा है कि हमें रोजगार मिलना ही चाहिए, लेकिन संविधान में ये ज़रूर लिखा है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व हो या फिर कुछ भी, आर्थिक और सामाजिक हर रूप से हमें समानता का अधिकार उसमें दिया गया है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई लाखों का नौकरी करे और किसी को कुछ ना मिले। लोग ये मानते हैं ना कि जिस तरह संविधान का मौलिक अधिकार में जीने का हक है, उसी तरह रोजगार का हक भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। हमारे देश में नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये सारी बातें हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये माने, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए और हर काम करने योग्य नौजवान को रोजगार दिया जाए, और रोजगार न दे पाने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता दें। और बेरोजगारी भत्ता भी 1000 2000 नहीं, एक इंसान एक मानवीय गरिमा के साथ जिंदगी जी सके उतनी बेरोजगारी भत्ता दे। और रोजगार जो ही आप सृजित करिए, उनकी बेरोजगारी भत्ता बंद करिए, रोजगार दे दीजिए। लेकिन हाँ, एक इंसान कुत्ता बिल्ली भैंस नहीं है, उसको पेट केवल भर लेगा। एक इंसान की तरह जीने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ चाहिए। संगीत इंसान सुन सकता है, जानवर नहीं। हम नदी पहाड़ झील झरनों का आनंद हम ले सकते हैं, जानवर नहीं। इसलिए एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर नौजवान के लिए कोई ना कोई रोजगार हो। तो ये पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं पैदा किया जा सकता? 60 लाख पद खाली है सरकारी विभाग में, केंद्र और राज्य का मिला लिया जाए तो। दूसरी बात, क्या नए रोजगार सृजित नहीं हो सकते हैं? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए तो जो हॉस्पिटल की क्षमता है, उस क्षमता से 10 गुना 12 गुना लोग ज़्यादा इलाज कराने जा रहे हैं। एक डॉक्टर के पीछे 400 मरीजों की लंबी लाइन लगी है। अब वो डॉक्टर आप बताते हैं कि पैर में दर्द है, तब तक आपका दवा तैयार। अभी आप बता भी नहीं पाते हैं कि सर में भी दर्द है, लेकिन पर्चा तैयार। क्यों? क्योंकि वो निपटाता है। कि अगर एक डॉक्टर के पीछे कम मरीज हो तो वो पूरा उसका हिस्ट्री जानेगा, ढंग से पर्चा लिखेगा, लेकिन उसके ऊपर भी प्रेशर है कि इतने मरीजों को देखना है। और ये स्थिति क्यों आती है? क्योंकि हॉस्पिटल कम है, लोग ज़्यादा हैं। अगर केवल गोरखपुर की आबादी को बेहतर इलाज की सुविधा देनी हो तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे 15 हॉस्पिटल और होने चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा कि चौरी चौरा, देवरिया, तमाम जगहों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि अगर हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो नए रोजगार भी पैदा होंगे और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। तो लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग आत्मनिर्भर बने। सरकार के भरोसे कब तक रहा जा सकता है? पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। देखिए, ये सरकार ना नौजवानों का एक तरीके से अपमान कर रही है, और अगर जागरूक नौजवान हो ना तो केवल इस एक बयान पे सड़क पे उतर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ना एक तरफ तो समस्याएं हैं और दूसरी तरफ जाति धर्म और खेसारी लाल हनी सिंह हैं। तो जब उस माहौल में एक पल बढ़कर बच्चा बड़ा होगा ना तो न्याय के लिए लड़ने के बजाय लंपटता और अपराध की तरफ ज़्यादा जाएगा या किसी पार्टी के झंडा ढोते हुए घूमेगा। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं ना कि अगर आप वाकई एक अच्छा दिल रखते हैं तो आप न्याय और अन्याय की बात करेंगे, किसी पार्टी और उसकी बात नहीं करेंगे। क्या होना नहीं चाहिए? हमारे देश में इतना संसाधन है ना कि अगर सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए शिक्षा और रोजगार पे तो 60 करोड़ नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। लेकिन पैसा है कहाँ? पैसा है बड़े बड़े लोगों के पास। मतलब कि अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जनवरी में, तो विश्व असमानता रिपोर्ट, जिसमें एकदम स्पष्ट कहा गया था कि जो ऊपर के 10 लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि पूरे भारत के बच्चों को 25 साल तक मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है। रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, हाँ। वो सारे कैप्चर्ड हैं बड़े लोगों के द्वारा। संकेंद्रित होता गया। और संकेंद्रण कौन किया है? आर्थिक नीतियाँ।
जैसे 1991 में जो एलपीजी की नीतियाँ आई हैं ना, वो ऊपर के 1% लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाई हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है। और जो अमीरी गरीबी के बीच का खाई है ना, वो ज़्यादा चौड़ा होता गया है। एक तरफ आप देखेंगे कि अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। तो हम मानते हैं ना कि पार्टियाँ बदलते रहिए, लेकिन अगर आर्थिक नीतियाँ ये नहीं बदलेंगी ना तो समस्याएं बरकरार रहेंगी। इसलिए एक पार्टी दो पार्टी उनकी आप बदलते रहेंगे। इसलिए हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उनको चुनेंगे तो क्या दूसरा वाला ज़्यादा सही कर रहा है? इन 32 सालों में 1991 से आज 2022 32 सालों में अलग अलग राज्य और केंद्र के स्तर पे अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती रही है, लेकिन क्या चीज़ें बदली हैं? संकट और ज़्यादा भयानक हुआ है और प्राइवेटाइजेशन का परिणाम है महंगाई और बेरोजगारी। कभी ये थमा नहीं है। आप 1150 रुपये का गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, जब एक बार ख़त्म हो रहा है तो दूसरी बार भरवाने में बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ जा रहा है। इसलिए बात ये है ना कि ये नीतियाँ गड़बड़ हैं और इन नीतियों को अगर बदलेंगे नहीं तो एक को जगह पर दूसरे को चुनेंगे तो बस यही होगा, सांप नाथ जाएंगे और नाग नाथ आके बैठ जाएंगे। नीतियाँ गड़बड़ है, व्यवस्था गड़बड़ है, व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे उसमें। मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव पार्टी एक है, ये आज रिप्रेजेंट कर रही है, कल वो करेगी, लेकिन जो चीज़ों पे हमारी चीज़ें तय हो रही हैं, आर्थिक नीतियों से ना हमारी ज़िंदगी के फैसले हो रहे हैं कि हम दाल हमारे थाली में रहेगा कि नहीं, हम सब्जी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। अगर ये आर्थिक नीतियाँ नहीं बदलेंगी तो वो लागू करें या दूसरी लागू करें, समस्याएं तो बनी रहेंगी। और मेन तो ये आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार हैं। तो हम इसी रूप में इस चीज़ को सोचते हैं। हम लोग बात कर रहे थे दिशा छात्र संगठन गोरखपुर से, और ऐसे ही हम लोग अन्य लोगों से बातचीत करते रहेंगे। समय समय पे अन्य गतिविधियों में आप लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।